नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताएं विषय पर प्रकाश डालूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के पूर्ववर्ती काल को भक्ति काल और उत्तरवर्ती काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक निर्धारित की गई है। रीति सिद्ध काव्य परंपरा की यदि बात करें तो रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्हें काव्य का शास्त्रीय ज्ञान तो था, लेकिन वे शास्त्रीय नियमों के चक्कर में नहीं पड़े। उनकी कविता में काव्य शास्त्रीय छाप अवश्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह भी कहा जा सकता है कि इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, लेकिन काव्य रचना करते हुए इन्होंने अपनी दृष्टि काव्य लक्षणों की तरफ रखी। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनकी रचना बिहारी सतसई रीति सिद्ध काव्यधारा की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें रीति सिद्ध काव्य की लगभग सभी प्रवृत्तियां या विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। रीति सिद्ध कविता को यदि श्रृंगार निरूपण की दृष्टि से देखें तो श्रृंगार वर्णन इस युग की काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस काल में भक्ति काल के राधा कृष्ण भी विलासी नायक नायिका मात्र बनकर रह गए। इस काल में सर्वाधिक प्रमुख रस श्रृंगार रस था। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन सबसे ज़्यादा किया है। वियोग वर्णन में मार्मिकता का अभाव दिखाई पड़ता है। संयोग वर्णन में सुरत, विपरीत रति, हास परिहास का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। विभिन्न तीज त्योहारों का वर्णन, विभिन्न रीति रिवाजों का वर्णन और विभिन्न ऋतुओं का वर्णन बड़े ही सुंदर और कलात्मक रूप में रीति सिद्ध कवियों ने किया है। श्रृंगारी भावना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इन कवियों का दरबारी कवि होना था। अपने राजा को या अपने स्वामी को खुश करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य रहा करता था। इसलिए इन कवियों ने श्रृंगार वर्णन को सर्वाधिक महत्व दिया है। अलंकार प्रयोग और चमत्कार वर्णन की दृष्टि से देखें तो रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं और सामंतों को खुश करने के लिए चमत्कार का सहारा लिया। इन कवियों ने विलासी राजाओं को खुश करने के लिए कल्पना की उड़ान, वाक्पटुता, चमत्कार आदि वर्णन का सहारा लिया और अपनी अपनी रचनाओं को अलंकृत करने के अनेकानेक तरीके अपनाए। इसीलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को कला काल और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा भी दी। इन कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं बल्कि साध्य बन गया है। इसके साथ साथ यदि प्रकृति वर्णन की दृष्टि से हम देखें तो रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में मिलता है। यह प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मनोदशा के अनुरूप हुआ है। संयोग दशा में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है और वियोग दशा में त्रास उत्पन्न करने वाला रूप है। रीतिकाल में स्वतंत्र प्रकृति वर्णन दुर्लभ है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों का वर्णन इन्होंने नायक और नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए भी किया है। नायक नायिका के सौंदर्य के लिए इन्होंने अनेकानेक उपमाएं प्रकृति से ग्रहण की हैं। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में अनेक नए उपमान भी प्रयोग किए हैं। इनका प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है।
नारी वर्णन की दृष्टि से देखें तो नारी के चित्रण में इन्होंने नारी के कामुक वर्णन प्रस्तुत किए हैं। इनके लिए नारी केवल भोग और विलास की वस्तु मात्र है। नारी को प्रायः नायिका के रूप में इन्होंने चित्रित किया, जो नायक के प्रेम में बंधी हुई है, अर्थात इन्होंने नारी को अधिकार क्षेत्र में प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। ये कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही करते रहे। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि अधिकांश रीतिकालीन कवि दरबारी थे और उनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करना था, जो अक्सर भोग विलास में डूबे रहा करते थे। इसलिए इन्होंने नारी को भोग विलास के साधन के रूप में ही प्रस्तुत किया, मानो वासना चित्रण ही इन कवियों के लिए सब कुछ था। विरह वर्णन की दृष्टि देखें तो रीतिसिद्ध कवियों ने बिहारी को भी हम इसी श्रेणी में रखेंगे कि संयोग के साथ साथ वियोग का भी सफल चित्रण किया है। बिहारी को विरह वर्णन में अधिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके विरह वर्णन में मार्मिकता का अभाव भी देखा जा सकता है। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए विरह वर्णन इस प्रकार किया गया है कि पाठक के सामने कई बार हास्यास्पद सी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अन्य रीतिसिद्ध कवि भी विरह वर्णन करते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे नौसिखिए से हों। भक्ति भावना की दृष्टि से रीतिसिद्ध कवियों ने प्रेम के साथ साथ अपनी भक्ति भावना को भी अभिव्यक्त किया। उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ ये उच्च कोटि के भक्त भी थे। बिहारी के काव्य में भी प्रेम के साथ साथ भक्ति और नीति की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी भक्ति में दाम्पत्य भक्ति की प्रधानता है, कहीं कहीं वात्सल्य का भाव भी प्रकट होता है। दास्य भक्ति भी रीतिसिद्ध कवियों में देखी जा सकती है और भक्ति की भावना इन कवियों के काव्य में यदि तुलनात्मक रूप में देखें तो उतना विकास नहीं पा सकी जितना सूरदास, तुलसीदास, कबीर या जयसी आदि भक्तकालीन कवियों के काव्य में मिलती है। काव्य रूप की दृष्टि से यदि देखें तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, लेकिन रीतिकाल की मांग ही मुक्तक काव्य थी। राजाओं और नवाबों के पास इतना समय नहीं था कि वे प्रबंध काव्य सुन सकें और दरबारी कवियों का एकमात्र उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करना था, इसलिए उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। कला की दृष्टि से देखें तो इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंदों, अलंकारों और बिंबों आदि का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। छंद की दृष्टि से इन कवियों ने प्रायः दोहा, कवित्त, सवैया आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। इसके अतिरिक्त छप्पय, बरवय, सोरठा आदि का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है। फिर भी इन कवियों ने दोहा, कवित्त, सवैया का ज़्यादा प्रयोग किया है, क्योंकि ये छंद ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुकूल हैं। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ये कवि विभिन्न प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का खूब प्रयोग किया इन्होंने किया। अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने बखूबी प्रयोग किया और अलंकार इनके लिए साधन नहीं बल्कि साध्य बन गए थे। ब्रज भाषा की यदि बात करें तो रीतिकाल में अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में रचा गया और यही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा भी रही। अर्थात यदि समग्र दृष्टि से देखें तो कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से रीतिसिद्ध कविता एक श्रेष्ठ कविता के रूप में हमारे सामने आती है। धन्यवाद।